मुझे लगता था मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी है, तो मैंने हिंदी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे 60 में से 52 मार्क्स आए और मेरे वाइफ़ के 57 मार्क्स थे। साथ में रहने से ये था कि जैसे कि जीएस के नोट्स उन्होंने बना लिए, हिंदी के मैंने बना लिए। मम्मी ही ऐसा था कि क्योंकि दोनों लोग प्रिपरेशन करते थे, तो मम्मी ही खाना बना देती थी। लूसेंट का सहारा मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए क्यों लिया था और मैं अगर सच बोलूँ तो मेनली बस केवल प्रीवियस ईयर और घटना चक्र। तो मैंने प्रशासनिक शब्दावली के लिए सबसे पहले वही प्रीवियस ईयर पकड़ा, नोट्स बनाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम इभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आरओ यारो 2023 रिजल्ट आने के बाद लगातार उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में हमारे साथ हैं अमरदीप तिवारी सर, जिनका 4th रैंक के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो है चयन हुआ है एआरओ की पोस्ट पर। तो आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और किस तरीके से इनकी आरओ यारो की तैयारी थी उसके बारे में जानने वाले, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, आपके हम एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। मैंने 12th तक का अपना किया था रायबरेली से हुँ। और हिंदी मीडियम स्कूल था मेरा। हुँ। और फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो कहाँ होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है आपका? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भदोही है। अच्छा, भदोही पड़ता है। रायबरेली से आपने किया? हाँ, मेरे पिताजी आईटीआई टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ में थे, इंजीनियर थे, तो वहाँ पोस्टेड थे, तो फिर 12th तक मैं वहीं से पढ़ा हूँ। अच्छा, उसके बाद आपकी ये मतलब तैयारी वाली जर्नी कब से स्टार्ट हुई कि आपको कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देना है? वो ग्रेजुएशन में जब दिल्ली गया था तो उसी टाइम मेरे बड़े भाई हैं कुलदीप तिवारी और वो भी क्योंकि इस समय हैं सिविल इंजीनियर हैं हुँ। और वो पीडब्ल्यूडी में है, वहीं गुड़गांव पोस्टेड है। तो उन्होंने ही बराबर मोटिवेट किया कि आप भी आइए तैयारी कीजिए। प्रिपरेशन की लाइन में। हुँ। और जो कि मैं दिल्ली में था ही तो वहाँ माहौल ऐसा था ही, तो फिर इसी लाइन में आ गया। तो कब से तैयारी कर रहे थे? मैंने तैयारी स्टार्ट की 2015 के आसपास, 15-16 के आसपास से, लेकिन उस समय मैं केवल एसएससी, यूपीएसआई, सीपीओ ये सब एग्ज़ाम देता था। तो हुँ। कौन से एग्ज़ाम आपके निकले थे? मेरा सबसे पहले तो वो स्टेशन मास्टर था। कब की? 2015 की वैकेंसी थी अच्छा। और उसमें मेरा पॉइंट 017 से नहीं हुआ था। अच्छा। 538 रैंक थी मेरी। हाँ। 534 तक सिलेक्शन हुआ था यहीं अच्छा। आरआरबी इलाहाबाद में। अच्छा। तो फिर लगा कि इतना पास आ गए हैं तो अब एग्ज़ाम निकलने लगते हैं। तो वही रहता है, जब आप फेल होते हैं कुछ नंबर से तो कुछ ना कुछ लगातार आगे रहता है। तो फिर मेरा 2017-18 के आसपास मेरा यूपीएसआई में सेकंड रैंक थी। 2016 की वैकेंसी जो कंप्लीट हुई थी हुँ। 18-19 में। और फिर उसके बाद मेरा टीचर में हुआ था। हुँ। मैं असिस्टेंट टीचर भी हूँ इस समय हुँ। भदोही में ही। और वीडियो में हुआ था मेरा 2018 में। अच्छा, यूपीएसआई वाला मतलब आपने छोड़ दिया था क्या? कब तक किया? हाँ, उस टाइम ऐसा था कि एसआई का और टीचर का और वीडियो का सब साथ में आए थे, तो फिर उसमें से मैंने टीचर को सेलेक्ट किया था हुँ। क्योंकि थोड़ा-सा फैमिली भी था कि फैमिली को भी सपोर्ट करना ज़रूरी था और हुँ। ये रहता है कि जो जॉब आपकी लगती हैं, उसमें से आपके लिए कौन-सी बेस्ट है। हुँ। तो मुझे लगा कि मैं अगर टीचर की जॉब कंटिन्यू करता हूँ, तो आगे की प्रिपरेशन अच्छी चलती रहेगी, तो फिर मैंने सेम पे ग्रेड थी, तो मैंने टीचर का चूज़ किया। टीचर फिर लगातार आप अभी तक जो है टीचर की ही पोस्ट पे हैं। हाँ, अभी तक टीचर की पोस्ट पर था और फिर उसके बाद मैंने 2019 के बाद मैंने लोअर पीसीएस मेंस दिया है। फिर उसके बाद मैं विधानसभा परिषद का जो था, विधानसभा परिषद का आरओ मेंस दिया है। हुँ। और फिर उसके बाद थोड़ा-सा आउट ऑफ द ट्रैक हो गया क्योंकि वो मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। हुँ। तो 1-2 साल उसमें लगा और फिर 2021-22 तक फिर पढ़ाई से थोड़ा-सा दूर हो गया हुँ। और फिर 22 में मेरी शादी हुई हुँ। और थोड़ा-सा दोस्तों की कमी खलती थी जो तैयारी के टाइम पर नहीं थे। हुँ। तो फिर लेकिन शादी के बाद में जो मेरी वाइफ़ थी वो भी साथ-साथ प्रिपरेशन करती थी। तो फिर दोनों लोग का कॉम्बिनेशन सही रहा, तो फिर अब वो अच्छा, साथ-साथ जर्नी मतलब चलती रही। साथ में आप दोनों ने जो है आरओ का एग्ज़ाम दिया था। हाँ, हम दोनों ने साथ में ही एग्ज़ाम दिया था और वो भी प्रिपरेशन में थी, मैं भी प्रिपरेशन में था। वो भी और मतलब कहीं हाँ, पोस्टेड हैं? हाँ, वो असिस्टेंट टीचर वो भी हैं, वो भी भदोही में ही हैं, सेम बैच है। और क्योंकि साथ-साथ पढ़ते थे तो जो ऐसा था कि जो ग्रुप डिस्कशन की कमी महसूस होती थी, वो हुँ। सब चीज़ें नहीं रही। और साथ में रहने से ये था कि जैसे कि जीएस के नोट्स उन्होंने बना लिए, हुँ। हिंदी के मैंने बना लिए और इस तरह से फिर चलता एक चला एक गया। ही बुक लेते थे, एक ही दोनों काम हाँ, चल हाँ, जाता था। एक बुक से ही दोनों काम चल जाता था। एक ही लोग को नोट्स बनाने पड़ते थे। हुँ। कोचिंग भी लिया तो ऑनलाइन कोचिंग एक उन्होंने ले लिया, एक मैंने ले लिया, तो दोनों लोग का काम हो गया। हुँ। तो ये मतलब थोड़ा अलग-अलग बेनिफिशियल। टीचर का आपने ले लिया और दोनों लोग मिला के हाँ, पढ़ हाँ, लेते थे। दोनों लोग मिला के पढ़ लेते थे। अच्छा, अब आपकी हम थोड़ा रणनीति के बारे में जानना चाहेंगे। आरओ-यारो की जब आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो कैसा हुआ था वो एग्ज़ाम और कैसा था? वो पहली बार जो फर्स्ट प्री हुआ था वो 11 फरवरी को जो हुआ था, तो उस टाइम तो तैयारी तो सही थी लेकिन वी हैड अ बेबी 9 फरवरी को ही।
और फिर 10 फरवरी तक हम लोग हॉस्पिटल में थे, लेकिन 11 फरवरी को हम दोनों लोगों ने जाके एग्ज़ाम दिया था। तो उन्होंने भी एग्जाम हाँ, दिया था मेरी साथ वाइफ़ ने भी एग्ज़ाम दिया था साथ में। तो फिर वो लगा कि काफ़ी मोटिवेशनल था मेरे लिए भी कि ऐसी कंडीशन में वो जा सकती में? 2 हैं, दिन बाद ही डिलीवरी 2 दिन बाद ही, और 10 को ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी वो। तो फिर मुझे लगा जब वो कर सकती हैं तो फिर मुझे तो करना ही होगा। तो फिर प्री का एग्ज़ाम दोनों लोग का अच्छा गया था क्योंकि प्रिपरेशन तो पहले से थी ही, लेकिन फिर प्री कैंसिल हो गया था। फिर उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहे। उस टाइम मेंस का भी कर लिया आपने साथ में तैयारी? हाँ, हाँ, मेंस का भी फिर जब दोबारा से प्री हुआ, हाँ। और फिर उसके बाद में क्योंकि मम्मी-पापा का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। हाँ। मम्मी ही ऐसा था कि क्योंकि दोनों लोग प्रिपरेशन करते थे, तो मम्मी ही खाना बना देती थी सुबह का भी, कि हम लोग प्रिपरेशन करते रहते थे। और बस वही बच्चे के उठने से पहले और उसके सोने के बाद इतना ही समय मिल पाता था। तो उस टाइम प्रिपरेशन चलती थी, और क्योंकि वो उस फ़ेज़ में थे तो फिर कंटिन्यू मेंस की भी तैयारी साथ-साथ हुई, सब कुछ हुआ। अच्छा, दोनों ऐसा। लोग मेंस का एग्जाम दिए थे, आपका हाँ, हो गया हाँ। उनका नहीं? हाँ, अनफॉर्च्युनेटली उनका फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ और सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरा हुआ, तो लगा कि एटलीस्ट एक लोग का हो गया है, बाकी आगे ट्राई करते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप बताएँगे जॉब में रहने के साथ, क्योंकि आपकी आई थिंक क्लास 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहता था, कितने बजे? नहीं, नहीं, वो जैसे गर्मियों में है 8 से 2 रहता है, हुँ। ठंडी में 9 से 3 रहता है, पढ़ने ऐसा का रहता है। कितना समय आप निकालते थे ओवरऑल पढ़ने का सर दिन वही भर में? बस केवल वो 4-5 घंटे हो पाता था, हुँ। ऐसे नॉर्मल डेज़ में मैक्सिमम, क्योंकि बस केवल वही बच्चे के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड हो जाता है कि छोटा बच्चा है, तो टाइम सुबह देना जल्दी पड़ता उठ के 4 बजे उठ के सुबह 6 साढ़े 6 तक पढ़ लिया, 7 है। बजे तक पढ़ लिया, और फिर उसके बाद में रात को वही 10 बजे के बाद में 1-2 घंटा निकाल अच्छा, के। ऐसा भी कोई दिन जाता था कि लगातार आपकी 4-5 दिन किसी कारणवश पढ़ाई नहीं हो पाती थी, फिर कंटिन्यू करते थे? हाँ, ऐसा तो होता ही था काफ़ी बीच में, जैसे कभी बच्चे की तबीयत डाउन हो गई। अभी लास्ट नवंबर में जो एग्ज़ाम था फरवरी में, नवंबर में ही 15-20 दिन थोड़ा-सा दिक्कत थी, तो उसमें नहीं हो पाया, करीब 15-20 दिन पढ़ाई नहीं हो पाई। लेकिन वही था कि दिमाग में चलता रहता था, तो मैनेज करना है, तो वही है, बाधाएँ आती हैं, आएँ गिरे, प्रलय की घोर घटाएँ कदम मिलाकर चलना होगा। तो करते रहे बस आगे। अच्छा, फिल्म्स के लिए क्या सोर्स आपने फॉलो किया था? प्रीलिम्स के लिए मैंने मेन फॉलो किया था जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे, पहले मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया अच्छे से, और क्योंकि टाइम थोड़ा-सा कम मिलता था, तो मैंने बस केवल जो प्रीलिम्स के पेपर थे, उसको खूब अच्छे से करीब 8-10 बार किया, खूब ग्रुप डिस्कशन भी किया उसका। दोनों लोग आपस दोनों में? लोगों आपस में भी, और मेरे एक वो दोस्त की बहन है अर्चना, उनके साथ भी ग्रुप डिस्कशन किया, उन्होंने पिछला मेंस दिया हुआ था, उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया। तो फिर ग्रुप डिस्कशन होता था, तो पहले प्रीवियस ईयर क्लियर किया, फिर उसके बाद में घटनाचक्र पुनरावलोकन के मेरी वाइफ़ ने पूरे नोट्स बनाए हुए थे। तो क्योंकि मैं नोट्स बनाने में उतना अच्छा नहीं हूँ, तो उनके नोट्स से मैं पढ़ता था, और इस तरह करके फिर और करंट अफ़ेयर्स कंटिन्यू करता गया। करंट अफेयर के लिए क्या सोर्स रहा था आपका? करंट अफ़ेयर्स के लिए मैंने मंथली और पर डे के लिए जय हो स्टडी चैनल है, उससे भी मैंने किया है, और साथ में जो मैगज़ीन आती है आई दृष्टि और घटनासार, इन दोनों में से कोई भी एक जो उस टाइम पे अवेलेबल रहती थी, उससे करता था। जीएस में कितने मार्क्स आपके आए थे? जीएस में मेरे प्री में थे 140 के आस-पास था। मेंस वाले में? मेंस वाले में लगभग हैं 85 के आस-पास। और उसके बाद जो आपका सबसे अच्छा स्कोरिंग होता है वो होता है हिंदी का। हिंदी के आपके फिल्म्स में कितने मार्क्स थे? दोनों लोग के बताइएगा। अच्छा। वो हिंदी में एक्चुअली मैं थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, क्योंकि मैं वो पहले से ही हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, और मुझे लगता था मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी है, तो मैंने हिंदी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे 60 में से 52 मार्क्स आए थे। 51.66 ही थे, और मेरे वाइफ़ के 57 मार्क्स थे। तो उनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम था? नहीं, उनका भी हिंदी था, लेकिन वो उतना अच्छा? हाँ, लेकिन वो मेरे जितना अच्छी नहीं थी हिंदी में। तो वही रहता है कि आपके पास जब टैलेंट है वो तभी काम करता है जब हार्ड वर्क हो। तो उन्होंने हार्ड वर्क किया, और मैं बस केवल ओवर कॉन्फिडेंट में था। उनका क्या सोर्स रहता था हिंदी के लिए, आपका क्या रहता था? उन्होंने अमरनाथ सर के वीडियोज़ फ़ॉलो किए थे, उनका बैच लिया हुआ था। तो वो उसका उन्होंने नोट्स बनाए हुए फिल्म्स थे। के? हाँ, प्रीलिम्स के, और हिंदी में मैंने प्रीलिम्स का कुछ नहीं पढ़ा था। बस केवल उनके आपको जो लग रहा था हो हाँ, मुझे जाएगा? लगता था कि बहुत ईज़िली हो जाएगा। बस केवल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए थे, जो घटनाचक्र पुनरावलोकन थी। साथ में उन्होंने जो नोट्स बनाए थे, वो मैंने किया था। फिर बस ऐसे ही हिंदी का चला। जीएस के लिए आपने पूर्वावलोकन के वही नोट्स वगैरह फॉलो किए थे, मतलब जो बनाए थे उन्होंने, या कोई स्टैंडर्ड बुक्स या लूसेंट वगैरह का भी सहारा आपने लिया? और लूसेंट का सहारा मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए केवल लिया था, और मैं अगर सच बोलूँ तो मेनली बस केवल प्रीवियस ईयर और घटनाचक्र पर ही
या फिर उसके टिका हुआ पहले था। भी आपने जीएस के लिए कुछ पढ़ रखा हाँ, था, क्या हाँ, पढ़ा वो था? एक्चुअली मैंने वो क्योंकि मेरी प्रिपरेशन लंबे टाइम से चल रही थी, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने एनसीईआरटी बेस बहुत पहले कर रखा था, तो मेरे बेसिस सारे क्लियर थे। तो इसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट इस बार नहीं किया। ये हो सकता है कि वो लंबे टाइम से प्रिपरेशन कारण वो सब चीज़ें पहले से रेडी हों। लेकिन अभी तो मैंने केवल पूर्वावलोकन किया था और जो टॉपिक फँसते थे, डिस्कस कर लेते थे, वो क्लियर हो जाते थे। अब सर इसके आगे हम मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस का आपका क्या सोर्स रहता था? तैयारी के दौरान आप बताएँ कि जैसे आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, मान लीजिए दूसरी बार आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, उसके पहले आपकी मेंस की कितना तैयारी हो गई थी या फिर उसके बाद जो आपको समय मिला था, उसमें क्या आपने किया? वो मेंस के एग्ज़ाम के लिए पहले से प्री का जो आप जीएस पढ़ते हैं, उससे काफ़ी कुछ कवर हो ही जाता है। जीएस तो सेम टू सेम रहता है और जो हिंदी हिंदी का था, ऑब्जेक्टिव। हिंदी का बस केवल ऑब्जेक्टिव का सारे टॉपिक सेम रहते हैं, बस एक टॉपिक पर्यायवाची आउट हो जाता है और साथ में मुहावरे जुड़ जाते हैं, परिभाषिक शब्दावली जुड़ जाती है। हाँ, वो तो तो डिस्क्रिप्टिव वाले में रहता है। तो उस तैयारी आपने हाँ, प्रीलिम्स तो के पहले कर ली थी इसकी? नहीं, प्रीलिम्स के डिस्क्रिप्टिव की? पहले डिस्क्रिप्टिव की नहीं की थी। हाँ, बाद में ही की। हाँ, बाद में ही की थी। ऐसा लग रहा था क्योंकि वही बताया मैंने आपसे कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, तो लग रहा था कि ऐसे वगैरह मैं लिख लेता था पहले भी थोड़ा-सा। तो मुझे लगता था कि चीज़ें हो सकती हैं। मुझे लगा कि पहले जीएस पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं क्योंकि मेंस में भी काम बिल्कुल, देगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर मैंने डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन नहीं की थी उस टाइम और वो मैंने प्री के बाद ही की। अच्छा, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मतलब बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कितना सफिशिएंट टाइम आपको मिलता है कि आप अपना निबंध का पोर्शन या फिर हिंदी की जो सब्जेक्टिव वाले पेपर होते हैं जिसमें आपको लिखना होता है, वो तैयार हो सकते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद? देखिए, अगर आपका जीएस अच्छे से रेडी है हुँ, प्रीलिम्स में ही, हुँ, तब फिर आप कर सकते हैं। हुँ, लेकिन तब फिर आपको जीएस में ऐसा ना हो कि मेंस में जीएस भी आपको खूब सारा पढ़ना हो, तब हुँ, नहीं हो पाएगा। और लेकिन अभी तो जैसे बहुत सारा टाइम है, हुँ, तो अभी तो बढ़िया ये रहेगा कि आप थोड़ा-सा न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ते रहें हुँ। और थोड़ा-सा निबंध वगैरह हाँ, के लिए। निबंध वगैरह के लिए। तो उससे थोड़ा-सा क्या होता है कि आपका माइंडसेट थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, आप हुँ, क्या-क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो हुँ, देख सकते हैं। और जो नए हैं, उनके लिए ये है कि पहले आप वो प्रीवियस ईयर कीजिए, अपना बेस कवर कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए हुँ, और पूर्वावलोकन करिए हुँ, और जो टॉपिक नहीं आ रहा है, उसको तो क्लियर करना ही होगा, हुँ, बेसिक्स क्लियर करने होंगे। मैंने सबसे ज़्यादा फ़ोकस रखा रिवीज़न पर हुँ। क्योंकि मैंने चीज़ें बहुत कम पढ़ी थी, तो मुझे लगा कि एटलीस्ट मैंने जो पढ़ी है, उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है इसका अनुभव आपने पहले एग्ज़ाम से सीखा रहा हो कि हाँ, हाँ, रिवीज़न हाँ। बहुत ज़रूरी है। हाँ, और रिवीज़न तो अब इतने टाइम बिल्कुल, से बिल्कुल। क्योंकि प्रिपरेशन में थे, ये पता ही था कि रिवीज़न इज़ की टू सक्सेस। हुँ, तो केवल रिवीज़न पे मैंने फ़ोकस किया। तो मैंने बहुत ही कम स्टडी मटेरियल रखा, जैसे कि पूर्वावलोकन का हुँ, नोट्स रखा था और लूसेंट के थोड़े बहुत केवल पोर्शन थे हुँ, और बाकी हिंदी का प्रीवियस ईयर मोस्टली प्रीवियस ईयर पर ही मैं फ़ोकस्ड था। हुँ। और लेकिन मैंने ऐसा किया था रिवीजन कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो आउट ऑफ द लीग हो मेरे। तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था, ग्रुप डिस्कशन भी अच्छे से किया था, हुँ। तो उसमें से कुछ गलत नहीं होता था। अच्छा, ये तो आपका रहा कि जीएस और हिंदी का जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो आपने प्रीलिम्स में भी किया था, सेम वही चीज़ें आती हैं। क्या आपको लगता है कि क्वेश्चन के लेवल पर आपको प्रीलिम्स की अपेक्षा मेंस में जो ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ा कठिन होते हैं? लगभग सेम लेवल रहता है, 5-10% आप कह सकते हैं कि थोड़ा-सा ऊपर हो जाता है हुँ, और आजकल आयोग थोड़ा-सा टफ क्वेश्चन बनाने भी लगा है, थोड़ा हुँ, पैटर्न चेंज हो रहा है, हुँ। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना बिल्कुल, पड़ेगा बिल्कुल। और थोड़ा-सा आपको टाइम भी ध्यान देना होगा क्योंकि पहले ऐसा रहता था कि खूब सारा टाइम मिलता था हुँ। और ईज़िली हो जाता था। अब ऐसा 1-2 साल से होने लगा है कि आयोग जो पेपर लेता है, क्वेश्चंस लेंथ थोड़ा पढ़ने में समय हाँ, लगता है। पढ़ने में समय लगता है, आपके ऑप्शंस थोड़ा-सा लेंदी रहते पहली बार हैं। शायद आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, वो तो और ज़्यादा कठिन हाँ, पेपर था। वो तो मुझे इससे भी ज़्यादा हुँ, कठिन ही लगा था हुँ। क्योंकि उसमें ऑप्शंस ऐसे थे कि आप उसको एक्सप्लोर करेंगे पहली बार क्योंकि पैटर्न उन्होंने चेंज किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन वो पहली बार के कारण सब सतर्क हो गए थे हुँ। और उसके अकॉर्डिंगली बाद में फिर फिर ईज़ी दे दिया था। हाँ, फिर ईज़ी दे दिया था। तब फिर लगा कि एटलीस्ट उस लेवल की आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल। रहे, तो वो अच्छे से चलता रहेगा। आप सच मतलब जैसे हिंदी में आपका मेंस वाले पेपर में जो डिस्क्रिप्टिव होता है आपका लिखने वाला जो भी पार्ट्स होता है, उसके लिए आपने क्या रिसोर्सेज़ फ़ॉलो किए थे? वो एक-एक करके बताइए सब कुछ? हिंदी के डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने सबसे पहले तो जो एडिटोरियल थे, हुँ, वो क्योंकि जुलाई में ख़त्म हो गया था और तो मेरा जीएस रेडी था उस टाइम पे पूरा अच्छे से। हुँ, हिंदी का ऑब्जेक्टिव लगभग रेडी था, बस केवल मुहावरा बाकी था हुँ, और पारिभाषिक शब्दावली बाकी थी। हुँ, तो मुहावरा तो ऐसा रहता है कि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस रहता है कि हुँ, कर ही लेंगे। पारिभाषिक शब्दावली पर डे 10-10, 20-20 ऐसे करते जाते थे हुँ, और एक-दूसरे से पूछते जाते थे। हुँ, मुझे थोड़ा बेनिफिट रहा कि 2 लोग पार्टनर प्रिपरेशन साथ कर में रहे थे, थे, बिल्कुल। तो
वो प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने उनसे पूछ लिया, उन्होंने हमसे पूछ लिया, और फिर एक आध हफ्ते में जो भी टफ वर्ड निकल के आते थे, एक कॉपी में नोट डाउन कर लेते थे और उसको रिवाइज करते रहते थे। और फिर उसके बाद में कंटिन्यू करते फिर उसके लिए जो डिस्क्रिप्टिव का था, उसके लिए पहले एडिटोरियल थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू किया, और फिर उसके बाद में मैंने सीएल त्रिपाठी सर की क्लास ज्वाइन की थी। प्रज्ञा पवार जो था उनका, और अगस्त में ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो वहाँ पर ऐसा था कि आपको हर हफ्ते ऐसे लिखने के लिए और ये शब्दावली भी वो देते थे, और साथ में सारांश भी कराते थे। सारी चीज़ें आपका वो हर हफ्ते रहता था। तो उसमें से मैं टेस्ट कंटिन्यू देता जाता था, और इधर अमरनाथ सर का भी था, उनका भी, वाइफ का भी। तो उन्होंने उनका हाँ, बैच लिया था। तो उन्होंने उनका बैच लिया था, और लेकिन पढ़ते दोनों लोग दोनों का थे। ये थोड़ा-सा बेनिफिट हो जा रहा था। तो उन्होंने भी सीएल त्रिपाठी सर वाला भी पूरा किया था, जो सर ये ना ऐसे रहे देते कि थे। मतलब कहीं से किसी का हाँ, छूट कहीं से जाएगा। छूट ना जाए। तो वो उनका भी ऐसे करती थी, उनका भी, और अमरनाथ सर का भी करती थी, सीएल त्रिपाठी सर का भी, मैं भी सेम करता था। और कॉपी फिर दोनों लोग ऑनलाइन सबमिट करते थे, और फिर उसके बाद जो भी उधर से आता था कि ये करेक्शन किया जा सकता है, तो दोनों लोग जो कॉपियाँ थी हम लोगों की, उसी में इम्प्रूव करते थे। क्या कोटेशन नए डाले जा सकते हैं, वो नया डालते थे। और जैसे ये पता लगता रहता है कि आपको नए-नए डाटा ऐड करने हैं, तो क्योंकि पेपर था 2-3 फरवरी को, तो फिर मैंने यहाँ तक कि 25 जनवरी तक का डाटा उसमें इंसर्ट किया हुआ था, जो तो भी नया वो आता था। आपके मतलब निबंध वाले पार्ट हाँ, में। निबंध वाले पोर्शन में। और बाकी ये जो सारांश वगैरह का इन सब का था, ये सब तो बस कल प्रैक्टिस थ्रू आउट चलती गई, और उससे काम होता गया। अच्छा, प्रशासनिक शब्दावली में जो आपको मतलब सर ने दिया था, वही आपने पढ़ा था या कुछ आपने एक्स्ट्रा अपने तरफ से कुछ खोजा था? मैंने वो प्रशासनिक शब्दावली के लिए, वो पहले तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गया था, क्योंकि थोड़ा-सा हेक्टिक लगता ही है एक हिंदी बैकग्राउंड के लिए। तो मैंने प्रशासनिक शब्दावली के लिए सबसे पहले वही प्रीवियस ईयर पकड़ा, नोट्स बनाए, और खूब अच्छे से पहले प्रीवियस ईयर किया। फिर उसके बाद में मैंने प्रीवियस ईयर को एनालाइज़ किया, और फिर देखा कि कौन से शब्द किस चीज़ टाइप से हाँ, रिलेटेड हैं, बिल्कुल। पूछे जा रहे हैं। तो फिर जो सीएल त्रिपाठी सर के नोट्स थे, अमरनाथ सर के नोट्स थे, उसमें से मैंने फ़िल्टर आउट किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर सबका पढ़ेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो मैंने थोड़ा ऐसा किया कि प्रीवियस ईयर पढ़ के एनालाइज़ किया कि उनके में मुझे कौन-सा शब्द लग रहा है कि आ सकता हाँ, है। कि इससे और रिलेट कर रहा है हाँ, जहाँ से पूछा जाता है। तो फिर ऐसा मैंने एक कंबाइंड नोट्स बनाया प्रीवियस ईयर का। और काफ़ी धूप के कारण दोस्तों फ़ोन हीट हो गया था, बंद हो गया, फिर लोकेशन चेंज करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर धूप आ गई थी। अब सर हमने कई सारे टॉपिक पर बात कर ली थी, अब लास्ट में आता है पथलेखन वाला पार्ट आता है। पथलेखन का आपका मतलब क्या सोर्स रहा था? कैसे आपने पथलेखन तैयार किया था? पत्र लेखन का मैंने शासनादेश जो वेबसाइट थी, वहाँ से भी कंटेंट उठाया था, वहाँ से भी। और साथ में जो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए थे, तो उसके मैंने नोट्स बना लिए थे। और फिर इन दोनों का कंबाइन करने के बाद में जो मुझे लगा कि बेटर कंटेंट मिल सकता है। अब जैसे कि मैं बेसिक डिपार्टमेंट से हूँ, तो मुझे लगा कि अगर मैं बेसिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर मैं कंटेंट रेडी करता हूँ, तो मुझे भूलने में कुछ इशू नहीं आएगा। तो फिर मैं बस ऐसा करता गया कि जैसे कि परिपत्र था, तो जितना भी ऑल बीएससी से रिलेटेड था, अपने भी डिपार्टमेंट में जो आते हैं, तो मैं उनको पढ़ता चला गया। और फिर उसके बाद में एक अपनी नोट्स बनाई हुई थी, उसमें मैं कंसाइज करके लिखता गया। और फिर उसके बाद में शासकीय पत्र, अर्थशासकीय पत्र भी इसी तरह जो मिलते गए मुझे, कोचिंग के नोट से, शासनादेश वेबसाइट से, और जो डिपार्टमेंटल पत्र आते थे, तो उन सारे पत्रों से मैंने कंबाइन करके जो भी बेस्ट लगा, उसको मैंने अपना नोट्स आपने बनाया। पहले से प्रारूप और जो है एग्जाम्पल्स वगैरह पहले से तैयार हाँ, करके रखे थे हर एक शॉर्ट हम में। हाँ, सारे एकदम ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रखा था, छोटे-छोटे, कि एक पेज में आ जाए, और ताकि वहाँ पर भूले नहीं। और सारे प्रारूप एग्जाम्पल पहले से सेट थे, और लगभग देखिए पता रहता ही है कि शासकीय, अर्थशासकीय में से एक आना है। और इस तरीके से जो सिलेबस बना हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से रेडी करिए एक-एक। और फिर अगर कंटेंट घूमता भी है ना, तो आपका दिमाग चलने लगेगा कि कैसे करना है, क्योंकि प्रैक्टिस पहले से ज़रूरी है। नोट्स आपका बना है तो कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे ऐसे में भी है कि आपका अगर पहले से कुछ कोटेशन लिखा हुआ है, डाटा लिखा हुआ है, चाहे जो टॉपिक आ जाए, सब चीज़ें उठा के वही रखनी है। तो आपका कोटेशन अगर डाटा तैयार है, तो आपका एज से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। इसी तरह से पत्र लेखन में भी है। अच्छा, पद लेखन में जैसे आपको मान लीजिए शासकीय पद लिखना है या अर्थशासकीय पद लिखना है, उसके लिए कितना स्पेस मिलता है? जैसे मान लीजिए एक पेज है, मतलब एक साइड में ऊपर आपका क्वेश्चन लिखा होगा, वही पेज आपको मिलता है लिखने के लिए या फिर उसके पीछे वाला भी मिलता है?
ऐसा रहता है कि मैंने सुना है कि हर बार अलग-अलग रहता है। इस बार तो ऐसा था कि आगे पीछे दोनों तरफ स्पेस था। जैसे इस बार तो आ गया था शासकीय और शासकीय में अंतर ही पूछ लिया था। तो आपको स्पेस पर्याप्त मिलेगा, काम हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि अगर आपका लेटर एक ही पेज पर आ जाता है तो बेटर है। मतलब हर एक जैसे आपको 3 पत्र रहता है, तो उसमें 3 में लिखने के लिए हर एक में 2-2 पेज आपको मिला था या किसी में 1 भी? हाँ, नहीं लगभग 2-2 पेज 2 पेज मिलता है। हाँ, स्पेस की नहीं कमी थी। स्पेस की कोई दिक्कत नहीं हुँ, थी। हुँ। वैसे लेकिन तब भी ये ट्राई करना रहता है ए कि एक पेज ऐसा में ना हो कि आधा मैटर बिखरा हुआ इस पर दूसरे रहे, पे दूसरे पर रहे। देखने में अच्छा नहीं लगता। हाँ, देखने में अच्छा नहीं लगा, हो सकता है एग्ज़ामिनर कुछ नंबर काट ले। हुँ। तो इसलिए बेटर है कि एक पेज पर आ जाए या फिर नहीं आ पाता तो लास्ट वाला जो पोर्शन है, हुँ। तो वो दूसरे अच्छा, पेज पर कर जैसे मान सकते हैं। लीजिए एक पेज पे आपने कर दिया, सेकंड पेज जो बचा है उसमें कुछ कट मार्क्स वगैरह कुछ लगाने होते हैं या नहीं? हाँ, हाँ, कट मार्क्स लगा दीजिए और लिख दीजिए कि मेरे द्वारा काटा गया। बस। ठीक है, लास्ट में कोई सजेशन आपका या सुझाव रहेगा जो छात्र अभी आरओ 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मेरा सजेशन ये रहेगा कि रिवीजन पे फोकस करना है और या तो एक चीज़ को 5 बार पढ़िए और या तो आप वैसे हफ्ते में 1 बार रिवीजन करिए, जो भी पढ़ा हुआ है 1 हफ्ते तक, और फिर उसके बाद 21st डे उसको रिवाइज़ कीजिए। इससे भी काम हो जाता है। अब चूँकि मैंने कंटेंट बहुत कम पढ़ा था, तो मेरा तो सिलेक्शन केवल रिवीजन के कारण ही हुआ है। तो लेकिन रिवीजन पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर उसमें से कोई कंटेंट आता है, तो गलत नहीं होना चाहिए। तो रिवीजन और थोड़ा-सा मैंने सोर्स कम रखे तो मुझे तो उसका बेनिफिट मिला। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर और घटना चक्र को सोर्स बनाया, तो उससे मुझे बेनिफिट हुआ कि सोर्सेस कम थे, तो काम होता गया। और यही है कि बस केवल आप लगे रहिए, सफलता कभी न कभी मिलेगी ही। ठीक है सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी छात्रों को प्रोवाइड कराने के लिए और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।